80% आपका प्रॉस्पेक्ट के साथ बिहेवियर एंड फॉलो अप मैटर करते हैं। जस्ट 20 to 30% प्रेजेंटेशन मैटर करती है। प्रेजेंटेशन के अलावा आप कैसे लेके चल रहे हैं, किस वे में कितनी अच्छे तरीके से उसको फॉलो अप कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो जो आज का ट्रेनिंग है वो 3 पार्ट में होगा। यहाँ पे हमारे पास 3 लीडर्स हैं, 3 गोल्ड कंसल्टेंट्स हैं, जो आपको गाइड करेंगे कि वो कैसे अपने डे 1 का फॉलोअप कैसे करते हैं, डे 1 में चीजें कैसे कवर करवाते हैं, और बिफोर असाइनमेंट्स एंड आफ्टर असाइनमेंट्स। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली आफ्टर सेशन फॉलोअप करते हैं, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो असाइनमेंट कवर करवाने के बाद फॉलोअप करते हैं। वो आपको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन कोई भी ट्रेनिंग होती है स्किल बेस्ड, हमने उसको सुनना होता है, उसके नोट्स मेकिंग करनी होती है, उसको ऑब्जॉर्व करना होता है। ये नहीं है, यहाँ पे कई ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो ट्रेनिंग के टाइम पे व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं, स्टेटस सीन कर रहे होते हैं, या करके किचन के काम कर रहे होते हैं। तो 30 40 50 मिनट्स हैं जो बेसिक स्किल आपके बिजनेस को डेवलप करने के रिक्वायर्ड है आफ्टर द इन्विटेशन, वो फॉलो अप्स है। तो आज हमारी डिस्कशन फॉलो अप्स पे होंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आज की फर्स्ट प्रेजेंटर को वेलकम करते हैं, मिस आयशा महमूद। गोल्ड कंसल्टिंग रैंक है और काफी अच्छे में अपने बिजनेस पे स्टेब्लिश कर चुकी हैं। मिस आयशा महमूद आपको फर्स्ट 15 20 मिनट्स में फॉलोअप कैसे करती हैं ये, और क्या क्या क्वेश्चंस करती है, क्या चीजें कवर करवाती हैं, किन चीजों को एम्फेसाइज करती है इन द फर्स्ट सेशन, वो कवर करेगी। देन उसके बाद मिस सब्जा एंड मिस मैरा विल बी हियर। एंड जिसका जो भी क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, एट द एंड ऑफ सेशन आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस आयशा। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी मिस आयशा, वॉइस क्लियर है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई बिलीव आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट कि हम डे 1 का फॉलोअप कैसे कर सकते हैं। डे 1 का फॉलोअप ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज अगर एक पर्सन को डे 1 पे समझ आ जाए ना कि उसने क्यों बिजनेस ऑनर की तरफ जाना है, तो फिर एंड पे जाके उसके लिए मुश्किल नहीं होता अपने लिए स्टार्टअप लेना। उसको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो समहाउ मैनेज करके उसकी तरफ मूव करेगा। तो डे 1 पे हम स्टार्ट इस तरह से करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी उसको डाटा रिव्यू नहीं करवाया, आप डायरेक्ट उसका फॉलोअप करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट को सुने। 90% केसेस में ऐसा होता है कि लोगों को अच्छा लगता है, बिकॉज डे 1 बिल्कुल बेसिक होता है। तो वो आपको कहेगा कि मुझे अपना डे 1 सेशन बहुत अच्छा लगा, उसमें ये बताया गया कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं, या फिर हमें बिजनेस ऑनर की तरफ जाना है, हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात होगी। नेक्स्ट आप जब उससे पूछेंगे कि ओके ठीक है, आपको अपने लिए क्या अच्छा लगा राइट नाउ, आप जब उससे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ना उसका, अच्छा आपको अपने लिए क्या अच्छा लगा, यहाँ पे ही विल से कि मैं बिजनेस ओनर की तरफ जाना चाहूंगा, मुझे अपने लिए बिजनेस ओनर अच्छा लगा। देन उससे पूछें बिजनेस ओनर की तरफ क्यों मूव करना चाहती हैं आप, आपकी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी लाइफ की ड्रीम्स क्या हैं, क्यों आप बिजनेस ओनर की तरफ जाना चाहती हैं। एंड मैक्सिमम लोग ये बात करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें अपने पैसे अर्न करने हैं, दैट्स वाई हमने बिजनेस ओनर की तरफ मूव करना है। उनको एट दैट टाइम बिजनेस ओनर जस्ट इस वजह से अच्छा लग रहा होता है बिकॉज उसको थोड़ा सा हम एलेबरेट करके बता देते हैं कि वहां से हम रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई उसको वो चीज अच्छी लग रही होती है। देन हम उसके साथ अब यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि ओके ठीक है, आप बिजनेस ओनर मत चूज करें, आप ठीक है फ्रीडम की तरफ मूव करना चाहते हैं, बट अगर आप बिजनेस ओनर चूज ना करें, उसको ये बात क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस ओनर के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ को फ्रीडम की तरफ लेके जा सकता है। तो आप उससे पूछें कि लेट्स सपोज आप बिजनेस ओनर अपने लिए नहीं चूज करते हैं, ठीक है, आपके पास और कौन सा वे है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। वो आपको कुछ ऑप्शन, सम कुछ पीपल हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत एजुकेटेड होते हैं, वो ये बात करते हैं कि अच्छा हम जॉब कर सकते हैं। तो आप देन उनको जॉब का एंड दिखा सकते हैं कि ठीक है आप जॉब कर सकते हैं, आपने क्या स्टडी किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह की जॉब अपने लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम आपको क्या जॉब मिल सकती है।
लेट्स सपोज एक पर्सन है जिसने एमफिल किया हुआ है, तो वो कहेगा कि मैं टीचिंग कर लूंगा, या मैं गवर्नमेंट जॉब कर लूंगा, या मैं किसी भी जगह पे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मैं अपनी अकेडमी बना लूंगा, या मैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्टार्ट कर दूंगा। वो इस तरह का कोई ऑप्शन रखता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम एंड इस तरह से दिखा सकते हैं कि ठीक है, आप लेट्स सपोज टीचिंग करते हैं, आप जिस स्कूल में स्टडी करके आई हैं वहां पे आपकी टीचर होंगी। मुझे बताएं कि क्या आपने उनकी लाइफ में वो सब चीजें ऑब्जर्व की हैं जो आप अपने लिए पसंद करते हो। लाइक आप चाहते हो कि आपके पास टाइम का फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। तो क्या आपको जो आपके टीचर्स थे, आपने उनको ऑब्जर्व किया, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ के आए हो, जो वहां पे आपके टीचर्स थे आपको पढ़ाते रहे हैं, क्या उनके पास वो सब कुछ है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए? आप चाह रहे हैं कि आपके पास टाइम का फ्रीडम हो, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आपके पास पीस ऑफ माइंड हो। तो क्या आपके यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स थे उनके पास ये तीनों चीजें थी? टाइम का फ्रीडम उनके पास नहीं होता, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता, वो स्टक होते हैं फाइनेंसेस में। उनके पास पीस ऑफ माइंड नहीं होता बिकॉज उनके पास डेडलाइंस होती हैं, उन्होंने और भी बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है। और फिर उसको फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिंक करके दिखा दें कि एज ए फीमेल क्या आपके लिए ये फिजिबल है कि आप 9 to 9 परफॉर्म करें, और वहां से फिर जो आप 2-3 लाख रुपया अर्न करें, तो वो क्या आपके लिए इनफ होगा? ये बहुत पीक लेवल की बात है। अगर हम किसी छोटी जॉब पे भी जाके परफॉर्म करते हैं तो वहां से हम इतना अर्न नहीं कर पाते कि हम अच्छा पोटेंशियल बिल्ड कर सके। फिर उसके बाद लेट्स सपोज ये एक जॉब वाला फैक्टर था, और एक सिंगल पर्सन के साथ हमने बात की जो अभी फ्यूचर के शादी वाला फैक्टर उसकी लाइफ में नहीं है। अब अगर हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रियलाइज करवाते हैं कि ठीक है, आप करते हो, आप वहां से अच्छा पोटेंशियल अर्न कर लेते हो, लेकिन स्टिल आपकी जब शादी होती है आपको 90% केसेस में वहां पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है अपनी जॉब में। आप ऑब्जर्व करके देख लो आपके सराउंडिंग में जो फीमेल हैं जो मैरिड हैं, क्या वो उस पोटेंशियल के साथ परफॉर्म कर रही हैं, या मैक्सिमम फीमेल ऐसी हैं जिनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है उस चीज में। अगर वो फीमेल सिंगल है तो उसको वो पॉइंट ऑफ व्यू समझा देना कि शादी के बाद क्या होता है। फिर उसके बाद अगर वो मैरिड है तो उसको वहां पे भी बता दें कि अच्छा आप ऑलरेडी मैरिड हैं। और यहाँ पे ना मैक्सिमम ऐसा होता है कि अगर एक मैरिड फीमेल है, मैं उससे पूछूं कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाह रही हैं, तो वो आगे से कहती है कि मैं इसलिए करना चाह रही हूँ बिकॉज शादी के बाद मेरे लिए जॉब करना मैनेजेबल नहीं है। तो फिर मैं उसको वहां पे ये रियलाइज करवाती हूँ कि देखो, जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, जब कोई इस तरह से ऐसा नहीं था कि आपने काम करना है, आपने तब नहीं सोचा फ्यूचर के बारे में कि मैं शादी के बाद क्या करूंगी। अब अगर अभी भी आप राइट स्टेप नहीं लोगे, अभी भी आप इसमें स्टेप लेने में लैग कर जाओगे या डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं करोगे, तो आने वाले 4-5 साल बाद रिजल्ट्स फिर से डिफरेंट होंगे बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी, पोटेंशियल वो वाला नहीं होगा। फिर आप वहां पे डिस्टर्ब होगे। तो राइट टाइम वही होता है जिस टाइम पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है, ये हमने जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर दी। फिर उसके बाद अगर उसके पास कोई भी सेकंड ऑप्शन है, उसको उसका एंड दिखा दें कि 4 साल बाद, 5 साल बाद वो उसके थ्रू किस पोजीशन पे जाता है। फिर उसके बाद अगर मजीद एग्जांपल्स देना चाहते हैं तो हम उसके पेरेंट्स से लिंक करके एग्जांपल दे देते हैं। मैं पूछ लेती होती हूँ कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल दे देती हूँ। अगर उनके पेरेंट्स जॉबियंस हैं तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि वो राइट नाउ जो बिल्ड कर रहे हैं, आपको भी अपनी लाइफ में उसी तरह से बिल्ड करना है। लाइक आपके बाबा हैं, वो 40 साल 50 साल के हो गए हैं, वो अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं। उनके पास क्या किसी भी टाइप का फ्रीडम है? वो आज परफॉर्म करना बंद कर दें, क्या उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी? या अगर लेट्स सपोज वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर से वो सर्च आउट करते हैं। तो बहुत बेसिक एग्जांपल्स के साथ जब लिंक करके उनको हम रियलाइज करवा देते हैं ना कि हमारे सराउंडिंग में कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जहां से हम पोटेंशियल बिल्ड करें और वो चीज हमें फ्रीडम की तरफ लेके जाए। और फिर अगर लेट्स सपोज हम करते भी हैं तो एंड वहां पे हमारे पास क्या होता है, उसका एंड रिजल्ट 5 साल बाद, 6 साल बाद आप किस पोजीशन पे होते हैं, वो चीज रियलाइज करवा देना। अब बिजनेस ओनर वहां पे एक पर्सन को अट्रैक्ट तो कर रहा होता है, लेकिन उसको जब साइट पे अपने ऑप्शंस नजर आ रहे होते हैं ना, तो फिर वो बिजनेस ओनर को साइट पे भी कर सकता है, उसके बारे में इतना नहीं सोचता, उसको जस्ट वो चीज अट्रैक्ट ही करती है। उसको ये बता देना कि जो अदर ऑप्शंस हैं उसके थ्रू कभी भी वो क्वालिटी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं जा सकता। वहां से वो हमेशा 95% की तरफ ही जाएगा, वहां से वो हमेशा वैसा ही लाइफस्टाइल बिल्ड करेगा जैसे उसके सराउंडिंग के मैक्सिमम लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो फिर वो इस चीज को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करेगा। ये लाइक इस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं जब हमने बात की
एक फीमेल से बिफोर उसने डाटा रिव्यू किया है। अब यहाँ पे ना समटाइम हम स्टूडेंट से भी इस तरह से बात कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट से ये पूछती हूँ ज्यादा जो डिग्री परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करके कि उनका क्या फीस स्ट्रक्चर है, और उसके बाद वो आफ्टर दैट डिग्री उनका क्या पोटेंशियल होगा, और फिर अगर वो उस पोटेंशियल के साथ अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं तो वो एंड पे कहाँ पे पहुंचेंगे, एंड सेम उनके यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ लिंक करके उनको आगे एंड रिजल्ट दिखा के एंड देन उसको हम फर्दर मूव करवाते हैं। फिर उसके बाद अगर एक पर्सन है उसने डाटा रिव्यू किया हुआ है तो उसको मैं वहां पे एक ज्यादा क्लियर करती हूँ कॉमन वे ऑफ लिविंग और सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग का। कॉमन वे ऑफ लिविंग में हम स्टिल उसको उसके पेरेंट्स की एग्जांपल दे सकते हैं। उसके सराउंडिंग के जो मैक्सिमम लोग हैं आप उससे पूछ लें कि आपके जो सराउंडिंग में मैक्सिमम लोग हैं वो किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, लाइक जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग उसको लिंक करके कंपैरिजन करवाना। ये होता है कि आप देखें कि आपके लेट्स सपोज कोई फीमेल है जो जॉबियन है, जो जॉब परफॉर्म कर रही है और वो इतने सालों से परफॉर्म कर रही है, उसके उसकी लाइफ को ऑब्जर्व करें कि वो जिस तरह से स्टक है, क्या इसी तरह की लाइफस्टाइल की तरफ हमने मूव करना है। और मैं वहां पे एक बात बहुत लाइक बता देती हूँ कि अगर हमारा कॉमन वे ऑफ लिविंग या हमारी जॉब है वो हमें 10 लाख रुपए भी पे कर रही है ना, स्टिल हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में से जब चूज करना पड़ता है हम अपनी पर्सनल लाइफ को चूज करते हैं और वहां पे फिर कंप्रोमाइज की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स देके कि अच्छा इस तरह की फीमेल है उसने एमबीबीएस भी किया हुआ लेकिन स्टिल उसके बाद वो राइट नाउ अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को नहीं मैनेज कर सकती। तो जस्ट बिकॉज कि उसने स्टार्ट में वो वे चूज किया जो उसके सराउंडिंग के ज्यादा लोगों ने चूज किया हुआ था, जो एक कॉमन वे ऑफ लिविंग था, जो आम लोगों के काम करने का वे था। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप एक डिफरेंट वे की तरफ मूव करें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को ज्यादा बेटर वे में पूरा करें, तो उसके लिए आपको एक अलग वे चूज करना पड़ेगा। एंड देन उसको एंड वहां पे वही क्लियर करके कि बिजनेस ऑनर में आने के लिए आपके पास और कोई वे नहीं है, जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग ही है। और अगर लेट्स सपोज कोई बर्तन पर्सन वहां पे कहता भी है कि मैं अपना ब्रांड बना के परफॉर्म करूंगा और बिल्ड करूंगा, तो उसको वहां पे भी उसका भी कंपैरिजन करवाना कि उस ब्रांड के लिए भी आपको रेवेन्यू चाहिए, वो रेवेन्यू कैसे बिल्ड होगा। देन आपको एक प्रॉपर स्टार्टअप करना है ताकि उसकी फ्रेंचाइजिंग बना के फिर आगे मूव कर सको। तो वो चीजें डिफरेंट वे में डिस्कस की जाती हैं। अब डे वन का फॉलोअप स्क्रिप्टेड नहीं होता क्योंकि हर पर्सन की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर पर्सन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग बात करते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा पॉइंट रिजेक्शन के अकॉर्डिंग भी ऐड करना होता है, बिकॉज उनको ये चीज क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पेरेंट्स हैं वो इंडस्ट्रियल माइंडसेट के हैं। लाइक उनका माइंडसेट इस तरह से डेवलप हुआ है कि उनके टाइम पे ऐसा होता था कि आप पढ़ाई करो उसके बाद आपको फॉरेन से जॉब मिल जाती थी और आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते थे। तो अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी ऐसा नहीं है कि हमने डिग्री की और उसके बाद हमें इतनी अच्छी जॉब मिल जाए कि हम अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकें। तो अगर हम पेरेंट्स से जाके डिस्कस कर रहे हैं कि हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, दैट्स वाई हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो उनको नहीं पता टाइम फ्रीडम क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। बिकॉज अगर उनको पता होता तो पहले वो अपने लिए बिल्ड करते। किसी का भी दिल नहीं करता कि वो थ्रू आउट 30-40 ईयर्स परफॉर्म करे। तो अगर उनको इस चीज का आइडिया होता पहले वो अपने लिए करते ताकि वो अपने बच्चों की जरूरियात को ज्यादा बेटर वे में पूरा करते। अब जाके आप उनको बताएंगे कि अच्छा मुझे टाइम फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज उनका माइंडसेट वैसा नहीं है। तो यहाँ पे ये वाले रिजेक्शन वाला पॉइंट क्लियर करके, और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी दे देती होती हूँ समटाइम। हमारी बुक है योर फर्स्ट ईयर नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें ये चीज है कि आप इसी चीज से, ये पेरेंट्स से डिस्कस करने से रिलेटेड, कि आप अगर पेरेंट्स को ये बताते हैं ना कि अच्छा मैंने अपना ये स्टार्टअप करना है, तो वो कंसर्न होते हैं, वो कहते हैं कि आपसे नहीं, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप वो करके उनको दिखाते हो तो वो वहां पे ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। और एग्जाम्पल ये थी कि अगर लेट्स सपोज आप पेरेंट्स को कहते हैं मुझे अपना रेस्टोरेंट बनाना है, वो कहेंगे कि नहीं होगा आपसे, आप नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आप अपना रेस्टोरेंट बना के उनको जाके बताते हो कि मैंने बना दिया है, तो वो वहां पे आपको अप्रिशिएट करेंगे। वो देन आपको मजीद इनकरेज गाइड करेंगे कि आप इसको मजीद कैसे एनहांस कर सकते हो, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो थोड़ा सा रिजेक्शन का इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐड कर देती हूँ, अगर डे वन पे नहीं ऐड करी तो डे टू पे ऐड कर देती हूँ।
तो इस तरह से होता है, और इसमें वेरिएशंस होती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट वे में बात करनी होती है। अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है तो उसको जॉब का रिजल्ट दिखा दें, अगर वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है तो उसको हर चीज क्लियर करना है। एंड फीमेल फैक्टर जो है उसमें थोड़ा सा इमोशंस को ऐड कर देना, पेरेंट्स को पे बैक करने वाला पॉइंट ऐड कर देना, और शादी के बाद की सिचुएशंस को ऐड कर देना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको ऐड करके तो फिर हम मूव कर सकते हैं। अगर फीमेल को हम फैक्ट समझाएंगे ना, कि आप देखो कि 95% लोग हैं वो ऐसे करते हैं, 5% लोग हैं वो ऐसे करते हैं, तो उनको वो परसेंटेज समझ में नहीं आएंगी, उनको इमोशंस समझ में आएंगे। तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको गाइड करके तो फिर फर्दर मूव कर सकते हैं। आई बिलीव कि कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब भी सर कुछ ऐड करना है तो आप प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच मिस आयशा, आपने बहुत अच्छा एलैबोरेट किया। अब हम सेकंड पार्टिसिपेंट को वेलकम करेंगे, मिस हफ्सा महमूद, सॉरी हफ्सा अब्बासी। वो आपको मेंशन करेगी कि वो कैसे बेटर वे में फॉलो अप करती हैं और कर सकते हैं, प्लस जो जो क्वेश्चंस आप लोग फेस करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फॉलो अप, मिस हफ्सा अब्बासी कवर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मिस हफ्सा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा होगा। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम 4 डेज में किसी भी प्रॉस्पेक्ट के आफ्टर सेशन फॉलो अप कैसे कर सकते हैं। और इसमें ये चीज है कि अगर किसी भी पर्सन को आप डे 1 से प्रोफेशनल वे में लेके चलोगे तो वो अगले 4 डेज आपके साथ अच्छे से चलेगा। हम बहुत दफा शुरू में उसको बहुत एक फ्री एंड दे देते हैं और उसकी वजह से फिर क्या होता है, वो आगे चल के हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता या हमारे साथ रूड हो जाता है या एट टाइम्स आफ्टर डे 4 रिस्पॉन्स नहीं करा होता। तो यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखना है, क्योंकि फीमेल्स वैसे भी इमोशनल हैं। तो आप उनके साथ अगर उस तरह से कनेक्ट कर जाओगे तो आई बिलीव सो कि वो आपके साथ अच्छे से 4 डेज में चलेंगे, ठीक है। अब इसमें डे 1 में ये है कि बिफोर सेशन जैसे आपने रिमाइंडर दिया, कोई भी प्रॉस्पेक्ट अगर सेशन में जा रहे हैं आप उसके साथ लाजमी जाएं, बिकॉज वो आपको ही देखेगा, वो देखेगा कि क्या जो पर्सन मुझे इनवाइट करके आया वो सेशन में है या नहीं, ठीक है। और जो मेजर फॉलोअप है वो सेशन में कर देती है, ठीक है। जो लास्ट पे फीमेल जो है वो फॉलोअप कर देती है। आफ्टर सेशन जो फॉलोअप होता है उसमें मेजर पर्पस उसका ये होता है कि आप उस पर्सन को सुनो, आप उसकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी उसके थॉट्स हैं, आप उसको सुनो कि वो आपके सेशन के बारे में सोच क्या रहे, ठीक है। तो जब भी आप राइट आफ्टर डे 1 फॉलोअप भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप आफ्टर डे 1 आप उनकी लर्निंग शेयर करा दें, फिर उसको कुछ डाटा प्रोवाइड करके असाइनमेंट की इंपॉर्टेंस दिला के आप उसको एक ही दफा में भी कॉल कर सकते हैं कि जब वो डाटा भी रिव्यू कर ले। तो मैं मेजोरिटी में ऐसे ही करती हूँ कि जब वो डाटा भी रिव्यू कर ले उसको कॉल कर दी। तो सबसे पहले आप उनको यही चीज पूछ सकते हैं कि उनको सेशन में कैसा लगा या उनको क्या अच्छा लगा या क्या चीज उन्होंने फील की। और मेजोरिटी केसेस में डे 1 के सेशन के बाद लोग अच्छा ही रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ लोगों के ये कंसर्न्स होते हैं कि हमें तो ये नहीं समझ आया कि काम क्या करना होता है, ठीक है। आप उसको आंसर कर सकते हैं कि बिल्कुल जैसे आप अभी सोच रहे हैं, मैंने जब ओरिएंटेशन दी थी एट दैट टाइम मैं भी यही सोच रही थी कि मैंने इतना बड़ा सेशन ले लिया और मुझे ये चीज ही नहीं पता चली मैंने काम क्या करना है। तो फिर उसको ये चीज समझाएं कि जो हमारा डे 1 सेशन होता है वो हम सिर्फ इस चीज पे रखते हैं कि बिजनेस करना क्यों इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ वर्क हमने डे 2 पे ही क्लियर करनी होती है, क्योंकि मेजोरिटी केसेस में लोगों का एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट होता है वो इस तरह से बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दैट्स वाई हम बेसिक ओरिएंटेशन इस चीज पे रखते हैं कि बिजनेस करना क्यों जरूरी है। पहले आपको ये तो पता हो कि आप खड़े कहाँ पे हो, ठीक है। फिर कहाँ जाना है, काम कैसे करना है, वो सब चीजें भी आपको स्टेप बाय स्टेप डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है। और डे 1 के बाद मतलब आपके प्रोस्पेक्ट की जो फीलिंग है आप उसके साथ कनेक्ट कर जाओ। अगर उसको लेट सपोज प्रेजेंटर की समझ नहीं आई, आप उससे भी चीजें वैसे भी रिलेट कर सकते हो, मतलब उसको अच्छा फील कराना होता है बेसिकली फॉलोअप में, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर ना 3 तरह के लोग हमारे साथ फॉलोअप में आते हैं, ठीक है। जब लेट सपोज कोई पर्सन है वो हाउस वाइफ आपके साथ फॉलोअप में आती है, तो आप उससे एक ये क्वेश्चन कर सकते हो जो आपको उसकी नीड फौरन से समझ में आ जाएगी कि आप हाउस वाइफ हैं। और मेजोरिटी केसेस में मैं देखती हूँ कि हाउस वाइफ तो ये नहीं सोचते कि उन्होंने बाय साइड कुछ ना कुछ करना है। आप क्यों करना चाहते हो, आप क्यों बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो फिर मेजोरिटी केसेस में वो यही शेयर करती हैं कि हमारे पास हस्बैंड का इनकम सोर्स अच्छा नहीं है, दैट्स वाई हम बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उसकी क्लियर नीड मिल गई है, फिर आप उसको आगे उसी तरह से लेके चल सकते हो कि हाँ ऐसा ही है। 95% लोग पाकिस्तान में जॉब होल्डर्स हैं और एक जॉब होल्डर सिर्फ नेसेसिटीज ही फुलफिल कर सकता है। तो आज के टाइम पे फीमेल्स को भी नीड है
कि वो अपने लिए बाय साइड कुछ ना कुछ करें। और फिर बिजनेस तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप अपने घर से रह के कर सकते हो, आपको कहीं बाहर जाने की नीड नहीं है और कोई लिमिटेशंस नहीं है। और मेजोरिटी जो हाउस वाइफ होती है उनके पास फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा आ जाती है कि आपने यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप उससे रिलेट कर जाओगे। फिर इसी तरह से स्टूडेंट है, इवन आप स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही कर सकते हो कि मेजोरिटी केसेस में मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स तो ये नहीं सोचते कि हमें अपनी डिग्री के बाय साइड कुछ करना चाहिए, आप क्यों करना चाह रही हो या आप क्यों सोचते हो। तो वहां पे वो आपको बताएंगी कि मैं चाहती हूँ मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूँ या अपनी फी खुद मैनेज करूँ, या वो ये बोलेगी कि डिग्री के बाद इतने अच्छे जॉब्स नहीं है। तो वहां पे अगेन आप उनको थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, डिग्री के बाद इतने अच्छे जॉब्स नहीं है। और अगर आप भी लेट सपोज अभी आपने भी डिग्री की, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मैंने खुद इस यूनिवर्सिटी से ये वाली डिग्री कर ली है बट राइट नाउ इतनी अच्छी जॉब का पोटेंशियल है ही नहीं, दैट्स वाई मैं बिजनेस की तरफ आई। सिमिलरली जॉब होल्डर से भी आप ऐसे कर सकते हो कि जॉब होल्डर्स तो मेजोरिटी केसेस में सिर्फ अपनी जॉब पे फोकस कर रहे होते हैं, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो फिर आपको बताएगी कि जॉब से इतना गुजारा नहीं होता। और मैक्सिमम फीमेल्स टीचिंग सेक्टर से आएंगी जो प्राइवेट टीचिंग करी होती है, जहाँ पे उनको बहुत ही मिनिमल सी इनकम सोर्स मिल रहा होता है। तो वहां पे आप उनको थोड़ा इस तरह से अपनी एग्जाम्पल से करवा सकते हैं कि हाँ मैंने भी सोचा था कि मैं टीचिंग साइड पे जाऊंगी, बट फिर मैंने देखा कि इतने ही कम इनकम सोर्स आपको मिल रहा है, आप इतनी एफर्ट्स भी लगाते हो उसके बाद भी इतना अच्छा पोटेंशियल नहीं है। तो वहां पे अगेन वो फीमेल आपसे थोड़ा सा रिलेट कर पाएगी। अगर आप सारा उसको फील कराते रहोगे ना कि आप टीचर हो, आपकी तो इतनी अच्छी इनकम नहीं है, वो फिर लो फील करेंगे। बजाय इसके आप उसको अपनी एग्जाम्पल देके थोड़ा सा उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर डे वन के फॉलोअप में दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपने चेक करने हैं कि आपके प्रोस्पेक्ट को समझ आए कि नहीं आए, उसको वेज ऑफ इनकम समझ में आए या नहीं आए। और अगर अभी भी उसको ये लगता है कि नहीं मैंने एम्प्लॉयमेंट ही करनी है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही करनी है, तो फर्स्टली आप उसको क्लियर करो। और अगर वो फिर भी क्लियर नहीं हो रही कि मुझे बिजनेस ऑनर में क्यों जाना है, आप उसको नेक्स्ट सेशन पे प्रोसीड ना करें। मैं बहुत दफा देखती हूँ कि डे वन के फॉलोअप से नहीं हुए होते और आप उसको डे टू का लिंक दे देते हो। तो डे वन के फॉलोअप को हम सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हालांकि अगर डे वन पे सही अच्छा फॉलोअप कर लिया जाए तो आपको बाकी के टाइम पे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। हम देखते हैं कि डे फोर पे आके लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने बिजनेस करना क्यों है, या बिजनेस ऑनर कैटेगरी उनको क्या बेनिफिट दे सकती है, उनको पता ही नहीं होता। फिर वो आपको जो है वो इधर उधर के कंसर्न्स लेके आ रहे होते हैं, असल में उनको क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है। तो आप डे वन का फॉलोअप अच्छा कर दें। और इसमें ये भी है कि बहुत लंबे फॉलोअप्स भी नहीं करें, बस 10 मिनट काफी है, 10 से भी कम अगर लग सकते हैं तो ठीक है, ठीक है। फिर दूसरी चीज आप देख सकते हो कि आपके प्रोस्पेक्ट को क्या ये चीज समझ आई कि बिजनेस ऑनर्स क्या करते हैं। बिजनेस ऑनर सिस्टम बिल्डिंग करते हैं, और वो सक्सेसफुल लोग जो हमारी सोसाइटी के अभी 5% हैं, हमेशा वो अपना सिस्टम बिल्ड करके बैठे, हमेशा वो अपना नेटवर्क अपना पाइपलाइन बिल्ड करके बैठे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रहें और उसके बाद हम कहें हमारे तो गोल्स भी अचीव हो गए, हम क्वालिटी लाइफस्टाइल की तरफ भी चले, ठीक है। और थर्ड आप उनसे ये चीज देख सकते हो कि क्या उसको ये चीज समझ आई कि मैं कैसे बिजनेस ऑनर बन सकती हूँ, ठीक है। कुछ दफा लोगों के प्लान्स होते हैं कि वो अपना ब्रांड बना लेंगे, लड़कियां हैं आजकल जो इंस्टाग्राम पे बिजनेसेस का बहुत ज्यादा उनको शौक है, वहां पे उनको हम थोड़ा सा रियलाइज करा सकते हैं कि उस बिजनेसेस में ओवरहेड्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी आपकी है, और मेजोरिटी केसेस में वो स्टार्टअप्स इतने ज्यादा चलते भी नहीं है, फ्लॉप हो जाते हैं जस्ट बिकॉज के ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और इसमें अगर वो डाटा रिव्यू करके आई हुई है तो आप एक और पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो, उसमें सर ने क्योंकि वीडियो में भी बताया हुआ है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अभी जैसे आप बिजनेस को समझ रहे हैं और आपने 4 डेज के ओरिएंटेशन दिए हैं, तो आप किस पर्सन से एडवाइस लेते हैं। अगर आपने कोई भी अपनी जिंदगी में काम स्टार्ट करना है या कोई न्यू स्टार्टअप लेना है, आप किससे एडवाइस लेते हैं। और मेजोरिटी फीमेल्स कहती हैं कि हम अपने बाबा से पूछते हैं, या हम जो है वो हम तो अपने स्पाउस को हर एक चीज बताते हैं, या हम अपने सिबलिंग्स से पूछते हैं, मेरी बहन है मैं उनसे पूछूंगी। तो वहां पे आप उनको एक चीज समझा सकते हैं कि देखिए आप एक कंप्लीट बिजनेस को समझ रही है 4 दिन लगा के, ठीक है। और आप एक ऐसे पर्सन से जाके अगर एडवाइस लेंगे जो खुद एम्प्लॉयमेंट में है या खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, कभी भी वो आपको नहीं कहेगा कि आप बिजनेस ऑनर कैटेगरी में जाओ। मैं अक्सर अपनी एग्जांपल दे देती हूँ कि जब मैंने बिजनेस को समझा था तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैंने ओरिएंटेशन लिए तो मैं अपने बाबा से जाके पूछती हूँ। तो मेरे बाबा जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनका ये दिल होता है कि हर बंदा जो है वो गवर्नमेंट जॉब ही करे। तो दैट्स व्हाई मैंने उनसे एडवाइस नहीं ली, मैं अपने ओन पे मैंने डिसीजन लिया कि मैंने बिजनेस ऑनर बनना है। क्योंकि कोई भी पर्सन है जिस फील्ड का वो एक्सपर्ट है, आपको वो उसी फील्ड से रिलेटेड अप्रोप्रिएट एडवाइस दे सकता है। तो ताकि उसको फैमिली रिजेक्शन से रिलेटेड भी थोड़ा सा पता हो, फिर भी उसको आप उसको बोलो कि अगर आपको बहुत दिल कह रहा है ना अपने स्पाउस से डिस्कस करने का, आप उसके साथ 4 दिन बैठ के ओरिएंटेशन ले लो, ठीक है। बिकॉज आफ्टर डे 4 अगर आप ये कहोगे कि मैंने 4 दिन के सेशंस दिए और आप जाके मैं 4 मिनटों में अपने स्पाउस को समझाऊं, तो वो कभी भी आपको लाइक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ठीक है।
फिर आप उनको डे 2 की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी क्लियर कर दो कि जैसे डे 1 सेशन आपका बेसिक था, डे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेचर ऑफ वर्क पे होगा, आपने अच्छे से समझना है। फिर सेशन के बाद में ये नहीं कहना मुझे समझ नहीं आई कि नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना होता है, ठीक है। और एक सिर्फ केस ऐसा आता है जो डे 1 के बाद थोड़ा सा नेगेटिव होता है, वो लोग होते हैं जो फॉर एवर का या डिफरेंट पिरामिड स्कीम्स का एक्सपीरियंस लेके आए होते हैं। तो वहां पे आप उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक डे 1 के बाद बहुत ज्यादा लोग ये कहते हैं कि मुझे ये फॉर एवर जैसा लग रहा है, ठीक है। तो वहां पे आप पहले तो उनके एक्सपीरियंस पूछें, उनसे डिटेल में पूछें क्या उन्होंने सेशंस लिए थे, या उन्होंने सेशंस के बाद ज्वाइन किया था, या उनकी फैमिली में किसी ने ज्वाइन किया था, या अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था तो उसके बाद कितना टाइम काम किया, क्या इन्वेस्टमेंट्स की, सब चीजें उससे सुनो, ठीक है। जब वो सही सारी चीजें आपको सुना ले, ठीक है, फिर आप उसको समझा सकते हो कि फॉर एवर पाकिस्तान में किस तरह से काम करें। आप उसको एक वीडियो भी दे सकते हैं, हाउ टू चूज अ लीगल ब्रांड, और फिर आप उससे पूछ सकते हो कि इस क्राइटेरिया को आप देखो और फिर मुझे बताओ कि क्या फॉर एवर पाकिस्तान में लीगल ब्रांड है। वो आपको खुद कहेगा कि वो लीगल नहीं है, ठीक है। और मेजोरिटी केसेस में लोग ज्वाइन नहीं करके आए होते, वो सिर्फ सेशंस लेके आए होते, या फिर वो जो है सिर्फ उन्होंने कहीं से सुना होता है कि फॉर एवर ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा डे 1 के बाद बहुत ज्यादा लोगों के कंसर्न नहीं होते, बस आपने सिर्फ ये चीज देखनी है कि उसको ये पता जरूर हो कि मुझे बिजनेस क्यों करना है। अगर उसकी बाय क्लियर कर दोगे आप, फिर वो आफ्टर डे 4 उसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो स्टार्टअप करेगी ही करेगी, ठीक है। और इसमें मैं ये सबसे ज्यादा समझती हूँ कि आपके स्पॉन्सर्स का रोल सबसे ज्यादा आता है। सीनियर कितना ही अच्छा फॉलोअप करके क्यों ना चला जाए, मेजॉरिटी जो जिसका सबसे ज्यादा जो रोल है ना वो स्पॉन्सर का ही है। तो ये मत क्या करें कि आपको डे 1 के बाद आपको प्रॉस्पेक्ट का नहीं पता या आपको उसका माइंडसेट नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो सीनियर से डिस्कस नहीं कर रहे होते, लेकिन वो स्पॉन्सर को बता रहा होता है कि मुझे ये नहीं समझ आई, ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये मुझे वैसा लग रहा है, ये तो मुझे सेलिंग लग रही है। तो वहां पे स्पॉन्सर को चाहिए कि वो खुद कॉन्फिडेंटली उसको बताए, क्योंकि उसकी कन्विक्शन, उसका कॉन्फिडेंस प्रॉस्पेक्ट देखेगा, सीनियर का नहीं देखेगा। सीनियर तो ऑलरेडी इतने ही सारे लोगों को डील करे, ठीक है। इसको समराइज कर देता हूँ, फिर आपकी कुछ क्वेश्चन है वो भी कर लीजिएगा आप सब लोग। आप लोगों ने 4 से 5 चीजों के ऊपर एम्फेसाइज करना होता है इन द फर्स्ट स्टेज फॉलोअप्स में। नंबर फर्स्ट, जैसे फॉलोअप कंप्लीट होता है, जो क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं वो ऑलरेडी सब मुस्कान ने फॉलोअप की ट्रेनिंग मेंशन कर दी कि पहले आप उस पर्सन को सुने, वो कैसा फील कर रहे हैं, उसकी थॉट प्रोसेस क्या थी, सेशन के बाद वो सुनना है। नंबर फर्स्ट तो चीज आपने उसको क्लियर करनी होती है, किसी भी एक इंडिविजुअल को ये चीज आपने क्लियर करनी होती है कि बिजनेस ऑनर में आना क्यों है। मीन फर्स्ट आपका सेशन के बाद सेमिनाइजेशन होती है कि बिजनेस ऑनर में आना क्यों। फर्स्ट इस चीज के ऊपर आपको मिस मैरा ने, मिस आयशा ने, मिस सफ्ता ने गाइड किया। सेकंड थिंग, उसको ये चीज आपने सेकंड पॉइंट जो फॉलोअप में आता है वो चीज मेंशन करना है, show them what will happen if they don't become the part of business owner category। उनको ये चीज दिखाएं कि अगर वो बिजनेस ओनर का पार्ट नहीं बनते उनके साथ होगा क्या। मीन कोई भी इंडिविजुअल है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बीएस कर रहा है, कोई एमएस कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, शो देम विद एग्जांपल्स कि अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ओनर का पार्ट नहीं बनता उसकी लाइफ होगी कैसे 5 साल 10 साल 20 साल के साथ। एग्जाम्पल देखे, जैसे मिस आयशा ने बताया कि वो जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उस प्रोफेशन की एग्जाम्पल देके show them what will happen if they don't become the part of business owner category। नंबर फर्स्ट ये, नंबर सेकंड पॉइंट ये चीज आपने लास्ट में उसको एम्फेसाइज और दिखाना होता है। नंबर थर्ड जिस ऊपर फोकस करना होता है, show them what will happen if they become the part of business owner category। उनको ये चीज दिखाएं कि अगर वो नेटवर्क सॉरी बिजनेस ओनर का पार्ट बन जाते हैं उनकी लाइफ कैसी होगी, क्या उनके पास गेन करेंगे, मीन उसमें फ्रीडम ऑफ टाइम उनको कर सकते हैं, जो भी बिजनेस ओनर में चीजें हैं वो सारी बेनिफिट्स बताएं। शो देम अगर वो बिजनेस ओनर में आते हैं तो उनकी लाइफ में क्या चीजें होंगी। चौथा पॉइंट जो आपने एम्फेसाइज करना होता है वो आपने एम्फेसाइज करना होता है फीमेल लाइफ कंपैटिबिलिटी। आप किसी भी फीमेल को लाजमी मेंशन करें कि आपको कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करना है जो आपकी लाइफ में चेंजेस से कंपेटिबल है। इफ शी इज अ सिंगल उसको बताएं आफ्टर मैरिज 5 साल 10 साल बाद जो चीजें हैं वो, अगर वो हाउस वाइफ वो शो करें। नंबर फिफ्थ थिंग आपने मेंशन करनी जो इम्फेसिस करना होता है वो करना होता है फैमिली रिजेक्शन के ऊपर। जो फैमिली रिजेक्शन आपको फेस करनी पड़ती है वो आपने उसके ऊपर मेंशन कर देना। सिक्स थिंग आपने मेंशन करनी होती है
उनके जो प्रोफेशन है, उनके प्रोफेशन में जो लोग 5-5, 10-10, 15-15 साल सीनियर्स हैं, उनकी लाइफ कैसी है वो करनी होती है। नंबर 7 पॉइंट आपने उनके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में फॉलो बिजनेस ओनर में आने की सबसे ऑप्टिमम ऑप्शन कौन सी बिजनेस ओनर। जैसे मिस मैंने ने आपको बताया कि प्रीवियस सेंचुरी में 2 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने बहुत रेवोल्यूशन बर्पा किया। उसमें एक थी फर्स्ट हाफ में इनोवेटिव, दैट वाज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और जिन लोगों ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्क किया राइट नाउ दे आर द मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स। एंड सेकंड हाफ में पर्सनल कंप्यूटर एंड आईटी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हुई थी, जिसमें माइकल डेल की एग्जांपल दे लें, उसमें बिल गेट्स की एग्जांपल दे लें, उसमें जेफ बेजोस की एग्जांपल दे लें कि जिन लोगों ने आईटी इंडस्ट्री का पार्ट बने थे उनका क्या है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स के नेम बताए भी गए हैं आपको कि बिजनेस और आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इंडोर्स करें कि दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड। ऑलरेडी बेस्ट है और आगे इसका भी। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर हम अभी इन्वॉल्व होते हैं तो आगे क्यों इन्वॉल्व होना है। नंबर फर्स्ट थिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। नंबर सेकंड थिंग यू कैन ऑपरेट ऑन द पार्ट टाइम बेसिस। नंबर थर्ड थिंग नो इनकम कैप लिमिट। इनकम के ऊपर कोई कैप लिमिट नहीं है। आप 50,000 कमाना है, 5 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट बताएं। नंबर फोर्थ थिंग फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर गाइड करें। नंबर फिफ्थ थिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी में नेटवर्क मार्केटिंग के जो क्यों बेनिफिट्स बताए जाए, वो क्यों करना है, पर्सनल डेवलपमेंट है, ग्रूमिंग, सारे उसको थोड़े से मेंशन कर देना कि फीमेल्स के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों बेस्ट है। फिर जो भी उनके क्वेश्चंस हैं वो सुन के आपने उसके अकॉर्डिंग आगे लेके चले जाना होता है। सिंपल ये होता है जी फॉलोअप बेसिकली सिंपल सी बात है, that is all about listening, that is all about understanding the prospect, understanding the person, और उसको रियलाइजेशन करवा के कि क्या होगा अगर वो इस बिजनेस का पार्ट नहीं बनते, क्या होगा क्या हो जाएगा अगर वो बिजनेस ओनर का पार्ट बन सकते हैं। और फिर जो भी उनके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस क्या करने